जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज। इस वीडियो में हम सबसे पहले इस चैप्टर की बिल्कुल बेसिक से पूरी समरी जानेंगे और उसके बाद हम प्रश्नावली करेंगे जैसा कि हम अक्सर करते आए हैं। तो चलिए इस चैप्टर की समरी को समझते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है चतुर्भुज। सबसे पहले हम इस चतुर्भुज चैप्टर की परिभाषा को समझते हैं कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। घिरी अर्थात घिरी कह सकते हैं या बंद कह सकते हैं। चार भुजाओं से बंद या घिरी आकृति को हम चतुर्भुज बोलते हैं। ये हमारे चैप्टर की परिभाषा हुई। चैप्टर का अर्थ हुआ कि चतुर्भुज कहते किसे हैं। अब कुछ बेसिक पॉइंट जो कि हमारे क्वेश्चंस में आते हैं अक्सर और बच्चों को इनका अर्थ नहीं पता होता, लेकिन हम सब चीजों का अर्थ जानते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं किसने बोलते हैं? ऐसी दो भुजाएं जिनमें कम से कम एक शीर्ष कॉमन हो, हमारा उभयनिष्ठ हो। जैसे कि देखिए यहाँ पर पी ए, ये एक चतुर्भुज है हमारा। एक भुजा हमारी पी ए है और दूसरी क्यू ए है। पी ए और क्यू ए, इन दोनों भुजाओं में एक शीर्ष ए हमारा कॉमन है। तो इसका मतलब ये पी ए और ए के दोनों आसन्न भुजाएं हैं। आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हमारी? पी ए व ए क्यू। ऐसे ही ये भी हो सकती है हमारी ए क्यू और बी क्यू। ए क्यू और बी क्यू में उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा होगा? हमारा क्यू हो गया। ए क्यू व बी क्यू। क्या बी क्यू प्लस बी पी, ये भी हमारी उभयनिष्ठ हो सकती है क्योंकि उभयनिष्ठ शीर्ष क्या होगा? बी हो गया। ऐसे बी क्यू व पी क्यू, पी बी सॉरी। ठीक है, अब समझ में उम्मीद करते हैं। आसन्न भुजाएं किन्हें बोलते हैं? ऐसी दो भुजाएं जिनमें कम से कम एक शीर्ष एक शीर्ष कॉमन होता है, वे ऐसी दो भुजाएं हमारी आसन्न भुजाएं बोलते हैं। जैसे पी ए और ए क्यू में ए शीर्ष कॉमन है, ए क्यू और बी क्यू में क्यू शीर्ष कॉमन है, बी क्यू और बी पी में बी शीर्ष कॉमन है। तो ये भुजाएं हमारी आसन्न भुजाएं होंगी। अब बात करते हैं हम क्रमागत कोण की। क्रमागत कोण किन्हें बोलते हैं? क्रमागत कोण बोलते हैं ऐसे कोण जिनमें कम से कम एक भुजा कॉमन हो। देखिए इसी चित्र में हम समझेंगे क्रमागत कोण को। सॉरी, ये हमारा क्यू, चलो बी, ये क्यू और ये पी मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कोण पी है और ये कोण बी है। कोण पी और कोण क्यू, सॉरी बी, अच्छी तरह बनाता हूं। कोण पी और कोण बी, देखिए इनमें दोनों में ही पी बी भुजा हमारी कॉमन है। कोण पी को कैसे बोल सकते हैं हम? टी पी बी या बी पी टी। और कोण बी को पी बी क्यू या क्यू बी पी। दोनों में ही भुजा पी बी कॉमन है। तो ऐसे दो कोण जिनमें एक भुजा कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, ऐसे कोणों को हम क्रमागत कोण बोलते हैं। तो कोण पी और कोण बी, ये हमारे क्रमागत कोण हो गए इस चित्र में। कोण क्यू और कोण बी हो सकता है हमारा, या कोण बी कोण क्यू को बोल सकते हो आप। कोण क्यू और कोण टी, कोण क्यू और कोण टी, और कोण टी और कोण पी, ये हमारे क्रमागत कोण हो गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सम्मुख भुजाओं पर। सम्मुख का अर्थ होता है आमने सामने। ऐसी भुजाएं जो आमने सामने हो एक दूसरे के, वे होती है हमारी सम्मुख भुजाएं। जैसे कि देखिए यहाँ पर पी बी के सामने टी क्यू है, तो पी बी की सम्मुख भुजा टी क्यू होगी। बी क्यू की सम्मुख भुजा पी टी हो गई। यहाँ पर हम पेड़ लिख सकते हैं पी बी और टी क्यू, और बी क्यू
PT, ये हमारी हो गई सम्मुख भुजाएं। अब ऐसे ही सम्मुख भुजाएं से बनता है एक सम्मुख कोण। ये जो भी टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ ये सभी हमारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। फिर बच्चों को इन यदि इन वर्ड का इनका टॉपिक का अर्थ नहीं पता होता है तो बच्चे को कंफ्यूजन रहता है पूरे टॉपिक पूरे चैप्टर में। तो इसलिए हम इन छोटे छोटे टॉपिक्स को भी कंप्लीट करेंगे कि अर्थ क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, क्रमागत कोण क्या होते हैं, आसन्न भुजाएं क्या होती हैं। इससे बच्चे के अंदर बिल्कुल भी डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, इसलिए हम डिटेल से पढ़ रहे हैं बिल्कुल। सम्मुख कोण, देखिए आमने सामने के कोणों को सम्मुख कोण बोलते हैं। जैसे पी के सामने हमारा क्यू है, ठीक है, बी के सामने टी है, तो ये हो गए हमारे सम्मुख कोण। हम लिख सकते हैं कोण पी और कोण क्यू, कोण बी और कोण पी, ये हमारे सम्मुख कोण हो गए हैं। अब एक टॉपिक है हमारा विकर्ण, चतुर्भुज से ही संबंधित विकर्ण, कि विकर्ण किसे बोलते हैं बच्चों को बहुत कम पता होता है विकर्ण क्या होता है, इसलिए हम विकर्ण को जानेंगे। विकर्ण क्या होगा हमारा, एक नया चित्र बना लेते हैं हम, एक चतुर्भुज और ABCD, ये हमारा एक चतुर्भुज है। विकर्ण बोलते हैं हम सम्मुख शीर्षों को। देखिए यहाँ पर ए के सम्मुख कौन सा है, शीर्ष C, इनको मिलाने वाला रेखाखंड, किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। अगर परिभाषा हम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विकर्ण। किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड हमारा विकर्ण कहलाता है। किसी भी चतुर्भुज में देखिए कितने विकर्ण हो सकते हैं, एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण एक खींच सकते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए चतुर्भुज में कितने विकर्ण संभव हैं, चतुर्भुज में केवल दो ही विकर्ण होते हैं हमारे, और शीर्ष कितने होते हैं, चार, एक दो तीन चार। एक चतुर्भुज में दो विकर्ण और दो विकर्ण और चार शीर्ष होते हैं हमारे। चलिए दोस्तों, अब चतुर्भुज से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये आप सभी ने छोटी कक्षाओं में भी जाना होगा, ये सभी जानते होंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आखिर किस प्रकार चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए सिद्ध करने का प्रयास करते हैं हम। मैं एक चतुर्भुज लेता हूं यहाँ पर, ये मैंने एक चतुर्भुज लिया ABC और D, ठीक है। इस चतुर्भुज में एक विकर्ण खींचा मैंने AC, तो इसके जो कोण हो गए हमारे, मैंने कह दिया इसका नाम 1 है, इसका 2, इस कोण को मैंने 3 बोल दिया, इस कोण को 4 और इसको 5 बोल दिया, ठीक है। और सॉरी ये 6 हो गया। अब देखिए हमें पता है कि चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में AC विकर्ण है हमारा, क्या है, AC विकर्ण है। और इस विकर्ण के कारण ये चतुर्भुज हमारा कितने हिस्सों में टूट गया है, दो त्रिभुजों में। चतुर्भुज के कारण इसके दो त्रिभुज निर्मित हुए हैं हमारे चतुर्भुज में उपस्थित इस विकर्ण के कारण दो त्रिभुज बन गए हैं, ABC और CDA। दो त्रिभुज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे, दो त्रिभुजों में हमारा चतुर्भुज डिवाइड हो गया है। अब हम त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADC में बात करते हैं।
हमने अक्सर छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज एबीसी में के कोण कौन कौन से? कोण 1, कोण 2, कोण 3 लिख सकते हैं हम। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ये हमारी समीकरण 1 हो गई है। इसी प्रकार हम त्रिभुज एडीसी में बात कर सकते हैं। यहां पे लिख दें इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी में, इसमें भी तीनों कोणों का योग 180 होगा। हम लिख सकते हैं कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ये हमारी समीकरण 2 हो गई है। अब दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। कोण 1, देखिए 1 के साथ हमें क्या चाहिए? 6 सही है। तो पहले समीकरण 1 का बाएं हिस्सा लिख लेते हैं हम पूरा। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3। अब समीकरण 2 का बाएं हिस्सा कोण 4, कोण 5, कोण 6। समीकरण 1 का दाएं हिस्सा 180 और समीकरण 2 का दाएं हिस्सा 180। हमें यहाँ पर कोण ए प्राप्त करने के लिए 1 में 6 जोड़ना होगा, क्योंकि ए के ही दो हिस्से हैं, कोण 1 और कोण 6। तो कोण 6 और कोण 1 दोनों को हम एक ब्रैकेट में कर लेंगे। कोण 2 अपने आप में पूरा कोण है। कोण 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोण बी। कोण 3 और कोण 4 को, ठीक है। अब कोण 5 के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोण डी। 180 और 180 कितने हो जाएंगे? 360 डिग्री। कोण 1 और 6 दोनों जुड़कर क्या बनने हैं? कोण ए। तो हम इसके स्थान पर कोण ए लिख सकते हैं। ये कोण हमारा बी हो गया। कोण 4 और 3 दोनों जुड़कर कोण सी बना रहे हैं। तो कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। तो देखिए ए बी सी डी ये चारों क्या है? हमारे इस चतुर्भुज के चारों कोण है, चारों अंतः कोण है हमारे। यहाँ पर थोड़ा सही लिख लेते हैं, हम चतुर्भुज के चारों अंतः लिख लेंगे, अंतः कोणों का योग, तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोण, ये हमारे अंतः कोण है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, और इनका योग कितना हुआ है हमारा? 360, जो कि हमने अभी सिद्ध कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से हम कहते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चलिए दोस्तों, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ने जा रहे हैं हम। यदि हमारे पास चार भुजाओं के अतिरिक्त अन्य भुजाओं वाला, चार भुजाओं से अधिक भुजाओं वाला भी कोई बहुभुज हो, तो उसके अंतः कोणों का योग हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? उसके लिए सूत्र दिया गया है कि n भुजाओं वाले बहुभुज के n अंतः कोणों का योग कैसे निकालेंगे हम? n-2 गुणे 180, जहां पर n क्या है? भुजाओं की संख्या है हमारे पास। एग्जाम्पल समझते हैं हम। जैसे हमें दिया गया है पंचभुज। पंचभुज होता है 5 भुजाओं वाला, तो n का मान हमारा 5 हो गया है। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग हमें निकालना है। तो अंतः कोणों का योग, कोणों का योग सूत्र लगाएंगे। n के स्थान पर 5 रखा है हमने, -2 गुणे 180। 5 में से 2 गए 3 गुणे 180, 18 तिये 54। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग 540 डिग्री होता है। षटभुज
6 भुजाओं वाला। इसके अंतः कोणों का योग निकालना है हमें। तो अंतः कोणों का योग, कोणों का योग n के स्थान पर हम 6 रखेंगे। 6 माइनस 2 गुणे 180। 6 में 2 गए 4 गुणे 180, 18 चौके 72, 720 डिग्री हो। ठीक है। इस तरीके से हम, यदि हमारे पास चतुर्भुज के अतिरिक्त अन्य ज्यादा संख्या वाले बहुभुज दे दिया जाए तो उसके भी अंतःकोणों का योग हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चतुर्भुज के प्रकार जानेंगे। चतुर्भुज के प्रकार में नंबर 1 पर हमारा आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसे बोलते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। युग्म अर्थात जोड़ा, युग्म बोलते हैं जोड़े को। सम्मुख भुजा का एक युग्म अर्थात एक जोड़ा समांतर होना चाहिए तो वो समलंब चतुर्भुज है। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज बनाया है मैंने। इसमें ए बी और सी डी दोनों ही ये सम्मुख भुजाएं हैं और साथ ही ये समांतर भी है। ठीक है। तो एक जोड़ा अगर समांतर है सम्मुख भुजाओं का तो ऐसा चतुर्भुज हमारा समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र देखिए। समलंब का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है। ये हमारा समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। अब आते हैं हम नंबर 2 समांतर चतुर्भुज पर। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती है हमारी, आमने सामने की भुजाएं जिसमें समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है हमारा। जैसे पी क्यू आर एस, एक पी क्यू और एस आर ये सम्मुख भुजाएं, ये समांतर हैं। क्यू आर और पी एस दोनों सम्मुख भुजाएं हैं, ये इसके समांतर हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं हमारी समांतर होगी वो हमारा समांतर चतुर्भुज होगा। अब इसके अक्षेत्रफल के सूत्र पर आते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई। चलिए दोस्तों, अब समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टीज को जान लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। समांतर चतुर्भुज जो होता है हमारी, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। पी क्यू एस आर के बराबर होगा, पी एस क्यू आर के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। जो भी सम्मुख कोण होंगे हमारे, कोण पी कोण आर के बराबर होगा, कोण क्यू कोण एस के बराबर होगा। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात विकर्ण एक दूसरे को बराबर रूप से एक दूसरे को काटते हैं। जैसे पी आर एक विकर्ण है हमारा, दूसरा विकर्ण क्यू एस है। सपोज करो बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटते हैं तो पी ओ और ओ आर इक्वल होंगे, क्यू ओ और एस ओ इक्वल होंगे। ठीक है। ये हमारा तीसरी प्रॉपर्टी है। इन सभी प्रॉपर्टीज को हम प्रमेय के रूप में भी पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब चतुर्भुज के प्रकार में नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3 पर आता है हमारा पतंग चतुर्भुज। पतंग चतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसमें आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म अर्थात दोनों जोड़े आसन्न भुजाओं के समान होते हैं, वो हमारा पतंग चतुर्भुज कहलाता है। आप सभी ने पतंग देखी होगी। तो पतंग में जो भी आसन्न भुजाएं हमारी, जैसे कि ए बी और ए डी, ये दोनों हमारी इक्वल होंगी। और दो शेष दो आसन्न भुजाएं बी सी और सी डी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आसन्न भुजाओं का युग्म क्या होता है? बराबर होता है पतंग चतुर्भुज में हमारे। अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके पतंग चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेप्ट करते हैं। कहां पर? 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब पतंग चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर आते हैं हम। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पतंग चतुर्भुज का 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इस सूत्र की सहायता से हम पतंग चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब पतंग चतुर्भुज का परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे हम? परिमाप के लिए चारों भुजाओं का योग कर देंगे हम पतंग चतुर्भुज की। ए बी, बी सी, ए सी, सी डी, इन चारों भुजाओं का हम योग कर देंगे। अर्थात हमें पता है कि चतुर्भुज के आसन्न भुजाएं बराबर होती हैं हमारी। ये अगर x है तो इसे भी x हो, ये भी x होगी। अगर ये y है तो ये भी y होगी। तो हम चारों भुजाओं को योग करते हुए ऐसे लिख सकते हैं। दो x भी 2 बार आ रहा है, y भी, तो 2 कॉमन उठाकर हम लिख सकते हैं x प्लस y।
इस तरीके से हम पतंग चतुर्भुज का विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं हम समांतर चतुर्भुज के प्रकारों पर। समांतर चतुर्भुज के प्रकार। समांतर चतुर्भुज के प्रकार में नंबर 1 पर हमारा आता है आयत। आयत एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है हमारा, जिसमें प्रत्येक कोण हमारा 90 अंश का होता है और सम्मुख भुजाएं इसकी बराबर होती है। साथ ही तीसरी क्वालिटी है इसकी आयत की हमारी कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं इसके, तथा परस्पर समान होते हैं। विकर्ण बराबर भी होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। देखिए हमारा आयत बना हुआ है PQR से, एक आयत है हमारा, प्रत्येक कोण 90 अंश का है इसका। आयत के अनेक एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में देखते हैं, यहाँ तक कि हमारा व्हाइट बोर्ड भी एक आयत की शेप का है। ठीक है, हमारा जो फोन होता है, मोबाइल फोन, सेल फोन हमारा, उसकी शेप भी कुछ लगभग हमारी आयत के समान ही होती है। और यहाँ पर ये देखिए हमारा डस्टर का जो फलक है हमारा, फ्रंट फलक, ये भी एक आयत का एग्जाम्पल है हमारा। तो हमारे आसपास बहुत सी चीजें जो होती हैं वह आयताकार होती हैं, इसलिए हम इस चैप्टर में समांतर चतुर्भुज डीपली पढ़ेंगे। ज्यादातर मोस्टली हम समांतर चतुर्भुज के बारे में ही पढ़ेंगे। इस समांतर चतुर्भुज के प्रकार हैं, तो इसलिए हम इनको भी डिटेल से पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं हम आयत के अक्ष क्षेत्रफल पर। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इससे हम आयत का क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। और आयत के परिमाप के लिए सूत्र है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब नंबर 2 पर आते हैं हम वर्ग। देखिए वर्ग भी हमारा एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। इसका भी प्रत्येक कोण हमारा 90 अंश का होता है। लेकिन आयत में और वर्ग में क्या डिफरेंस है? इसका प्रत्येक कोण 90 होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 होता है, लेकिन इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। ये मेन डिफरेंस है हमारा इन दोनों कि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है हमारी। कोण तो दोनों के इक्वल होते हैं कि प्रत्येक कोण 90 ही होता है। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं हमारे। ठीक है, अब वर्ग के क्षेत्रफल के सूत्र पर कोई भी हम जाने, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमारा भुजा की घात 2। और परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं ही समान है, तो हम लिख सकते हैं वर्ग के परिमाप को 4 गुणे भुजा, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज भी एक प्रकार का हमारा समांतर चतुर्भुज है। देखिए समचतुर्भुज कुछ ऐसा दिखता है हमारा, जिसकी सम्मुख भुजाएं हमारी समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज होगा ये। और साथ ही समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा जो होगी हमारी समान होती है, प्रत्येक भुजा हमारी समान होगी। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में जो एक प्रकार का हमारा समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, इसमें प्रत्येक भुजा बराबर होगी हमारी। ठीक है, साथ ही सम्मुख कोण भी समान हो गए हमारे समचतुर्भुज में। इसके क्षेत्रफल का सूत्र, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या सूत्र लगाएंगे? 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसकी सूत्र की सहायता से हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अब समचतुर्भुज के यदि परिमाप को ज्ञात करना हो, परिमाप 4 गुणे भुजा, इसके लिए सूत्र है हमारा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर से संबंधित जितनी भी प्रमेय होगी वे सभी सॉल्व करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।